So, gentlemen, welcome back for the third and last session for today, training number 7 for OSHA General Industry. अभी हम बात करेंगे अपनी प्रैक्टिकल असाइनमेंट के ऊपर। सबसे पहले काइंडली मुझे कंफर्म कर दें कि मेरी आवाज़ आप तक क्लियरली पहुंच रही है। और दूसरी बात यह है कि आई एम सॉरी, थोड़ा डिले आ गया बीच में। फॉर दैट आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। जी, मेरी आवाज़ पहुंच रही है सब तक? जी जी सर, आपकी आवाज क्लियर है। थैंक यू। सो दिस इज योर प्रैक्टिकल एक्टिविटी जो अभी आपके सामने डिस्प्ले भी हो रही होगी। ये मैं आपको सेंड भी करूंगा और एलएमएस में भी इसकी फाइल मौजूद होगी। एक हफ्ते का आपको टाइम है। आपने करना क्या है, बेसिकली आपने जॉब सेफ्टी एनालिसिस की एक रिपोर्ट बनानी है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है जी? टाइटल ऊपर दिया हुआ है, टू कंडक्ट ए जॉब सेफ्टी एनालिसिस फॉर स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल हैजर्ड्स एंड रिकमेंडेड सेफ्टी मेजर्स। ठीक है जी। ओके। ओके, थैंक यू। तो सिनेरियो क्या है, इसमें सिनेरियो को अंडरस्टैंड कर ले। यू आर पार्ट ऑफ ए सेफ्टी टीम, ठीक है जी। ऑलरेडी आप है एट ए कंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है। किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे आप काम कर रहे हैं और एक सेफ्टी टीम के आप, चाहे आप अपने आप को मैनेजर समझ लें, ऑफिसर समझ लें, एंड आपको टास्क दिया, टास्क विद प्रिपेयरिंग फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द स्टील बीम्स ऑन ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। उस कंपनी को टास्क मिला हुआ है, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कि उन्होंने क्या करना है, इंस्टॉलेशन करनी है बीम्स की मल्टी स्टोरी के ऊपर, ठीक है। द एक्टिविटी इन्वॉल्व द यूज ऑफ क्रेन्स। आपको पता है ये बीम की इंस्टॉलेशन जो होती है, इसके अंदर मुख्तलिफ ये क्रेन्स का, स्कैफोल्डिंग का और मैनुअल लिफ्टिंग का इस्तेमाल होता है मटेरियल शिफ्टिंग के लिए। योर गोल इज टू एनालाइज द जॉब एंड इंश्योर दैट ऑल सेफ्टी प्रोटोकॉल्स आर इन प्लेस टू प्रोटेक्ट वर्कर्स। अब आपने पहला स्टेप क्या करना है जी? पहला स्टेप करना है आपने जॉब सिलेक्शन। तीन ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे तीन ऑप्शन लिखे हुए हैं। आप क्रेन का जो ऑपरेशन है वो एक कंप्लीट जॉब है, ठीक है, पर लिफ्टिंग स्टील बीम्स, ठीक है। और इससे रिलेटेड मैंने आपको आगे इंफॉर्मेशन भी दी है। इसके अंदर जो हैजर्ड्स हैं, इनके अंदर जो स्टेप इन्वॉल्व हैं, आपकी रहनुमाई के लिए, गाइडेंस के लिए वो पूरी डिटेल मौजूद है। लेकिन आपके लिए कोई शर्त नहीं है किसी के लिए कि सिर्फ आप पहला ही चॉइस करें, पहली ही जॉब को। आप तीन जॉब मैंने वहां पे दी है, मसलन सेटिंग अप स्कैफोल्डिंग फॉर वर्कर्स। ये जो स्कैफोल्डिंग का प्रोसेस होता है, इसको सेटअप करने का फंक्शन या इसको सेटअप करने का जो एक पूरा टास्क है, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। या मैनुअल लिफ्टिंग एंड पोजिशनिंग ऑफ द स्टील बीम्स, ये तीसरी जॉब है वहां पे जो परफॉर्म हो रही है। मतलब मैंने सिलेक्ट की है ना, मतलब और भी हो रही होंगी, लेकिन बेसिकली मकसद क्या है कि आपको स्पेसिफाई करना कि इन तीनों में से कोई चूज कर लें आप एक एक्टिविटी अपने लिए, ठीक है ना। अब आपने करना क्या है? आपने करना है कंडक्ट ए जॉब सेफ्टी एनालिसिस। इसका जिस तरह फोर एलिमेंट्स हैं, फोर स्टेप हैं, उसकी गाइडेंस भी मैंने आपको दे दी है कि ब्रेक डाउन द सिलेक्टेड टास्क इनटू स्पेसिफिक स्टेप्स, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे प्रिपेयरिंग द साइट, ऑपरेटिंग द क्रेन, सिक्योरिंग द बीम, दीज आर द स्टेप्स ऑफ द जॉब। जब आपने स्टेप्स में कन्वर्ट कन्वर्ट कर लिया उस जॉब को, तो उसके बाद जिस तरह मैंने आपको पढ़ाया था कि मिनिमम मैक्सिमम 10 स्टेप्स होने चाहिए, या उससे कम स्टेप भी आप रख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नीड, ठीक है ना। उसके बाद आप उन स्टेप्स के अंदर पोटेंशियल हैजर्ड जो है उनको आइडेंटिफाई करें। मिसाल यहाँ पे दी है, जैसे फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स हैं। मसलन आप मैनुअल लिफ्टिंग और पोजीशनिंग ऑफ दी स्टील बीम्स का सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें देखें ना, ऑब्जेक्ट फॉलिंग हो सकती है, इक्विपमेंट फेलियर हो सकती है, वर्कर फटीग हो सकती है, इस तरह के हैजर्ड्स वहां पे हो सकते हैं। फिर क्या करें? फिर आप उन रिस्क को असेस करें, आप जो भी आपने आइडेंटिफाई किए। अच्छा, आपने जो रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं ना, वो मतलब एक स्टेप के अंदर एक या दो ही आप ज्यादा मतलब आप करें, आप ज्यादा ना करें, ठीक है ना। वो भी आप एक या दो, मैक्सिमम दो पॉइंट अगर आप असेस कर लेते हैं और उनकी एक अच्छी रिपोर्ट बना देते हैं, तो मैं समझूंगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप हो गई है, ठीक है ना। आप उसकी असेसमेंट करें कि उसकी लाइक्लीहुड क्या है, जैसे मैंने आपको असेसमेंट का टूल बताया है आगे। आप उसमें देखें जाके, मसलन फॉलिंग ऑब्जेक्ट का वहां पे उस स्टेप में एक हैजर्ड है, ऑब्जेक्ट फॉल हो सकते हैं वहां पे। अब वो देखें कि ऑब्जेक्ट फॉलिंग का जो ऑप्शन है या रिस्क है वहां पे, उसकी लाइक्लीहुड कितनी है। मतलब अगर तो वहां पे बैरिकेशन मौजूद है, कोई सेफ्टी मेजर्स ऑलरेडी मौजूद है, तो फिर तो लाइक्लीहुड कम होगी ना फॉल ऑब्जेक्ट करने की।
लेकिन अगर ऑलरेडी कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं है, कोई गार्ड रेल्स नहीं है, या कोई इस तरह की, देखिए ये सिनेरियो बेस्ड एक्सरसाइज है, इसमें कुछ आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, ठीक है ना। या आप प्रैक्टिकली किसी साइट पे चले जाएं और वहां पे एक्चुअली आप ये फंक्शन देखें और फिर उसको एक्चुअली वहां पे आइडेंटिफाई करें, ये ऑप्शन है आपके पास। या फिर दूसरा ये है कि आपने कुछ खुद से चीजें ऐड करनी है, बीच में ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। मकसद क्या है? मकसद आपको प्रैक्टिकली चीजों को करने का तरीका बताना, ठीक है जी। तो जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे सबसे पहले स्टेप्स को, ठीक है, उसके बाद फिर उनके अंदर जो हैजर्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखें, फर्ज करें 7 स्टेप्स आपने आइडेंटिफाई किए उस जॉब के अंदर। अब हर स्टेप को जब आपने एनालिसिस किया, उसका पता चला कि जी स्टेप नंबर 4 के अंदर 2 हैजर्ड्स हैं। अब उन हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करें, उनके नाम लिखें कौन कौन सा हैजर्ड है। उसके बाद आप उसका असेस करें, रिस्क असेसमेंट करें उस हैजर्ड की, कि वो उसके अंदर रिस्क किस लेवल का है, वो मीडियम लेवल का है, लो लेवल का है, हाई लेवल का है, ठीक है। जब वो रिस्क आप असेस कर लें, उसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो फिर उसके बाद आप उनके कंट्रोल मेजर सजेस्ट करें। मसलन फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये एक रिस्क है। आप ये देखें इसकी लाइक्लीहुड और उसकी सिविरिटी कितनी है। अगर मतलब फॉलिंग ऑब्जेक्ट की लाइक्लीहुड हाई है, मिसाल के तौर पे वहां पे लोगों ने जो है वो रेगुलर टूल यूज कर रहे हैं, कोई सेफ्टी गार्ड नहीं है वहां पे, तो वहां पे हथौड़ा गिर सकता है, ड्रिल पकड़ी है वो गिर सकती है। तो फॉलिंग, या कोई पत्थर पड़ा है, ईंट पड़ी है, उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर हाइट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो गिर सकती है। तो इसका मतलब है कि लाइक्लीहुड है वहां पे फॉलिंग ऑब्जेक्ट की, ठीक है। जब लाइक्लीहुड है तो इसका मतलब है कि ये भी आपने देखना है कि उसकी सिविरिटी कितनी है। क्या वो जो प्लेटफॉर्म है, जो अगर कोई फॉल करता है, ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है, कोई पत्थर गिरता है, कोई सीढ़ी कोई हथौड़ा गिरता है, कोई ड्रिल गिरती है, तो क्या नीचे वर्कर उस एरिया में काम कर रहे हैं कि उनको इंजरी हो सके, ठीक है ना। यानी इंजरी किस लेवल की हो सकती है, मतलब बंदा मर सकता है, या बंदा खाली जख्मी हो सकता है, या उस एरिया में है ही कोई नहीं बंदा, तो इसका मतलब इंजरी है ही नहीं है, मतलब उसकी जो सिविरिटी है वो निल है। लेकिन अगर इर्द गिर्द बंदे काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है उसकी मीडियम लेवल की इंजरी है। अगर उनने हेलमेट पहने हुए हैं, तो इसका मतलब मीडियम लेवल की लाइवलीहुड, सॉरी, सिविरिटी है। लेकिन अगर बिल्कुल हेलमेट नहीं पहने हुए, कोई सेफ्टी मेजर नहीं लिया, तो इसका मतलब अगर उस तरह कोई ऑब्जेक्ट फॉल करता है, तो वो डायरेक्ट उनको हेड इंजरी करेगा, जिसकी वजह से सिवियर इंजरी हो सकती है, उसमें आपकी जो सिविरिटी है वो हाई लेवल की होगी, ठीक है ना। तो जब आप इस रिस्क को कैलकुलेट कर लेंगे, तो फिर उसके मुताबिक आप कंट्रोल मेजर सजेस्ट करेंगे। मतलब आपने देखा जी कि फॉलिंग ऑब्जेक्ट के अंदर आपने रिस्क जो है वो हाई जो है ना उसको डिटरमिन किया, ठीक है ना। अब हाई रिस्क है, एक मिसाल के तौर पे ड्रिल है, वो ड्रिल जो है वो उसकी लाइक्लीहुड है गिरने की काफी हाई, ठीक है ना, लाइक्लीहुड भी हाई है, उसकी सिविरिटी भी हाई है, क्योंकि नीचे बंदे काम कर रहे हैं लेकिन उन्होंने हेलमेट नहीं पहने हुए, दैट्स मीन्स कि उनकी सिविरिटी आई है। अगर खुदा ना सर ड्रिल किसी के सर पे लगेगी, तो अब उसमें फिर आपने कंट्रोल मेजर सजेस्ट करने हैं, ठीक है। कंट्रोल मेजर्स क्या सजेस्ट करने हैं, कि मिसाल के तौर पे आप फॉलिंग ऑब्जेक्ट के कंट्रोल के तौर पे सेफ्टी नेट लगा दें, ठीक है ना। आप वहां पे मतलब है कि फॉलिंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए आप जो गार्ड है, मतलब सेफ्टी गार्ड जो है उस प्लेटफॉर्म की, उसको आप मजीद बेहतर कर लें, मतलब उसके अंदर कोई नेट लगा दें, ताकि फॉलिंग ऑब्जेक्ट फॉल ना हो सके आपका। या आप और सेफ्टी मेजर्स सजेस्ट कर सकते हैं कि नीचे लोग जो वर्क कर रहे हैं, वो हेलमेट पहन के उधर उस एरिया में जाएं, और उस एरिया को आप बैरिकेड कर दें। जिस एरिया में ये एक्टिविटी हो रही है, उसमें कोई प्रिकॉशनरी सही वार्निंग साइन लगा दें, ताकि कोई अनऑथराइज बंदा बगैर हेलमेट के उसके अंदर एंटर ना करे, ठीक है ना। तो इस तरह ये एक फॉलिंग ऑब्जेक्ट का मिसाल के तौर मैंने आपको बताया कि इस हैजर्ड की कंप्लीट असेसमेंट आप कैसे करेंगे, रिस्क कंट्रोल मेजर्स भी आप लगाएंगे, ठीक है ना। तो आप अगर 7 स्टेप्स डिटरमिन करते हैं, तो उसमें मतलब हर स्टेप के अंदर अगर आप देखते हैं कि स्टेप 1 के अंदर कोई हैजर्ड है, तो उसको आप काउंट कर सकते हैं, अपने लिए लिखें। अगर नहीं है तो स्टेप 2 पे चले जाएं, स्टेप 2 को एनालाइज करें, अब उसको देखें उसके अंदर कोई हैजर्ड है। अब हैजर्ड कैसे आइडेंटिफाई करने हैं आपने, ये नीचे देखें। आप जॉब स्टेप्स फॉर द क्रेन ऑपरेशन एंड लिफ्टिंग ऑपरेशन, मिसाल के तौर पे साइट ऑपरेशन पहला स्टेप है जी। इसके अंदर हैजर्ड क्या हो सकते हैं, अनइवन ग्राउंड है, डेब्रीज है, क्रेन इंस्टेबिलिटी है, अनऑथराइज पर्सनल्स हैं। इनमें से आप कोई हैजर्ड जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि एक सिनेरियो बेस्ड है ना, तो इसलिए मैंने पॉसिबिलिटीज भी आपको बता दी हैं।
अब जब आप उसको एक हैजर्ड आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मसलन अनऑथराइज पर्सन जो है वहां पे उनकी इन्वॉल्वमेंट है, यानी वो अनऑथराइज पर्सन उस एरिया में एंटर करते हैं, तो इसका मतलब है फॉल ऑब्जेक्ट का हैजर्ड जो है उसके अंदर लाइकलीहुड है कि वो किसी को जख्मी कर देगा, और अगर वो ज्यादा हाइट से कोई हैवी टूल गिर रहा है तो सिविरिटी भी हाई होगी उसकी। उस सूरत में फिर आप कंट्रोल मेजर वहां पे सजेस्ट करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप है इक्विपमेंट इंस्पेक्शन का। ये एक मिसाल के तौर पे आपको बताया कि ये जो पहली जॉब है ना क्रेन ऑपरेशन, ये उससे रिलेटेड चीजें हैं सारी। मतलब उसके जो जितने भी हैजर्ड्स हैं वो यहाँ पे मैंने तमाम 10 स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, और उनके अंदर हैजर्ड्स भी आपके सामने लिख दी हैं, तो आप सिलेक्ट करें उसमें से कि कौन सा हैजर्ड आपके ख्याल में वहां पे हो सकता है, और उसको फिर आप उसकी रिपोर्ट बनाएं। ठीक है जी। अब उसमें करना क्या है आपने, ये रिपोर्ट जो बनानी है उसको किस तरह आपने डॉक्यूमेंट रखना है। सबसे पहले तो आप टास्क की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। ठीक है, जो टास्क हो रहा है मसलन वहां पे ये क्रेन ऑपरेशन फॉर लिफ्टिंग स्टील, आपने ये जॉब सेलेक्ट करनी, इसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, ये थोड़ी डिटेल लिखेंगे कि ये किस तरह हो रहा है ये काम। ठीक है ना। उसके बाद स्टेप्स इन्वॉल्व, आप ये लिखेंगे कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं। स्टेप्स आपको नीचे मैंने दिए हुए हैं, आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये साइट प्रिपरेशन है, इक्विपमेंट इंस्पेक्शन है, लोड प्लानिंग है, ठीक है ना। उसके बाद कम्युनिकेशन सेटअप है, उसके बाद सेटिंग अप द क्रेन है। ये मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, आप जरूरी नहीं है कि सारे 10 के 10 करें, आप 5 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है जी कि रिस्क असेस करना है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया हैजर्ड, और उसके अंदर फिर जो रिस्क का लेवल है उसको असेस करना है, और अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। मतलब इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने लाजमी यही करना है। मतलब आप कोई भी काम करेंगे ना तो उसकी कोई लॉजिक दे रही है। मसलन आपने सेलेक्ट किया एक हैजर्ड फॉलिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो उसमें आप अगर आप लिखेंगे ना लाइक्लीहुड उसकी मीडियम है, तो उसकी रीजन भी लिखेंगे लाइक्लीहुड मीडियम क्यों है। अगर उसका आप लिखेंगे ना कि उसकी सिविरिटी हाई है, तो उसके साथ रीजन लिखेंगे कि सिविरिटी हाई क्यों है। ठीक है ना, वो छोटी सी एक लॉजिक लिखेंगे आप। तो इस तरह आप रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करें, और इसके बाद रिकमेंडेड कंट्रोल मेजर्स। ये 5 स्टेप में आपने एक रिपोर्ट बनानी है, और रिपोर्ट बना के मुझे आपने सेंड करनी है। जो ईमेल है मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है ना, यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ, रिकॉर्डिंग में भी चलो आएगी, info@safecircleglobal.com। ठीक है ना, वो मैं आपको ग्रुप में भी ईमेल शेयर कर दूंगा, वहाँ पे आपने ये रिपोर्ट्स जमा करानी है, क्योंकि वहाँ पे मैंने ग्रुप बनाए हुए होते हैं, हर कोर्स का ग्रुप होता है, तो जो रिपोर्ट्स आपकी जाती हैं उस ग्रुप के अंदर चली जाती हैं, तो वो फिर मेरे पास रिकॉर्ड में मौजूद होती हैं। नेक्स्ट टाइम भी कभी आपको ज़रूरत पड़े तो, वैसे भी ज़ाहिर है मैंने रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, तो वो एक ही जगह पे आप मुझे उसी ईमेल पे जो भेजेगा अपना टास्क, अपनी असाइनमेंट, तो वही एक्सेप्ट होगी। अदरवाइज फिर कहीं इधर उधर भेज देंगे तो फिर मैं ढूंढता फिरूंगा कि वो तो किधर गई है, तो आप के लिए परेशानी ना बने कि रिजल्ट काउंट नहीं हुआ, 30 मार्क्स हैं इसके। तो इस तरह आप ये रिपोर्ट बनाएंगे। जी, आप मुझे अब अपना फीडबैक दें, आपको अंडरस्टैंडिंग बन गई इस प्रैक्टिकल एक्टिविटी की, समझ आ गई आपको? जी, इमरान अली, मतियुर रहमान, मिस्टर अबसार, काइंडली अपना फीडबैक दें कि आपको जी। जी। इमरान अली बात कर रहा हूँ सर, इंशाल्लाह हो जाएगा सर अल्लाह। ग्रेट ग्रेट, दैट्स गुड। जी जी, मिस्टर अबसार, आपने हैंड रेस किया, प्लीज पूछें। सर एक रिक्वेस्ट करनी थी। श्योर। वो सर वो सर ये कि ये जो अभी आपने टास्क दिया है ना, मतलब कि हम्म। इस टास्क को ईमेल में ना किसी पीडीएफ फॉर्म में हमें भेजें, ताकि वो आसानी रहे, क्योंकि बाद में रिकॉर्डिंग बार बार नहीं देखी जाती, वो चीजें फिर जेहन से उतर नहीं, वो जाती हैं, तो तो मैं मुश्किल ग्रुप में आती शेयर करूंगा ना आपको, वो तो मैं लाजमी करूंगा, है। यही वाले डॉक्यूमेंट आपको आप कहते हैं पीडीएफ में करके भेज दूंगा, वरना ये वर्ड में भी भेज दूंगा, कोई इशू नहीं है। वो तो मैं जी ग्रुप सर, में लाजमी करूंगा, क्योंकि भैया सर वो बस यही था। जाहिर है रिकॉर्डिंग में तो फिर बार बार चला के नहीं आप देख सकते ना, ये एज इट इज फाइल में आपसे शेयर करूंगा। आपने एक अच्छी हाँ सी रिपोर्ट बनानी है, ठीक है ना, और थोड़ा टाइम लगाना है इसके ऊपर। देखिए, अभी आपने ताज़ा ताज़ा सीखा ना ये, तो इस पे थोड़ी सी एफर्ट कर लेंगे ना आप, तो फॉर लाइफ आपके लिए ये जो है ना एक एक नॉलेज बेस बन जाएगी। कभी आपको जब प्रैक्टिकली सर। इस फील्ड में जाके जब असेसमेंट ये करनी पड़ेगी ना,
हैजर्ड एनालिसिस या रिस्क असेसमेंट, तो आपको ये खीर की तरह लगेगा ये प्रोसेस, मतलब इतना आसान लगेगा आपको। लेकिन अगर अभी आपने ताज़ा ताज़ा नॉलेज सीखा है, अगर आप इसको लूज कर देंगे, आप सोचेंगे कि यार चलो कर लेंगे खैर है, या मैं भी कहता है यार छोड़ो प्रैक्टिकल क्या करवाना है, बस नॉलेज दे दिया काफ़ी है। नो, नॉलेज को अप्लाई करना चाहिए। ये बेसिकली आपका नॉलेज को अप्लाई करने का प्रोसेस है, जिसको हम नॉलेज एप्लीकेशन कहते हैं, ठीक है ना। और नॉलेज एप्लीकेशन हम ऑलरेडी दो तरीकों से कर चुके हैं, दिस इज थर्ड मेथड। देन फाइनली आपका एग्जाम होगा जिसमें आपकी रिटन स्किल चेक होगी, कि आपको अगर कोई हाथ से कोई बड़ी रिपोर्ट बना के अपनी मैनेजमेंट को पेश करनी पड़ती है, प्रेजेंट करनी पड़ती है, या कोई पीपीटी बनानी पड़ती है, तो आप उसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे, ठीक है ना, वो दैट विल बी योर, ये भी इसमें भी आपकी राइटिंग स्किल चेक होगी रिपोर्ट बनाने की, और उसके बाद आपकी नॉलेज चेक होगा थ्रू आपके एग्जाम के जरिए, ठीक है जी। एक हफ्ते का आपको हाँ टाइम है, सर। आज वेडनेसडे है ना, तो आप नेक्स्ट ट्यूसडे नाइट तक आप मुझे ये मैक्सिमम जो है ना काइंडली सबमिट कर देंगे, ठीक है ना, ताकि फिर हम जो है ना वो नेक्स्ट आपको मैं टाइम दे दूंगा मजीद एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए भी। वो 5 दिन भी हो सकते हैं, 6 भी दिन हो, या वीक भी पूरा हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर रूटीन्स, क्योंकि आप लोग में से लोग जॉब भी कर रहे होते हैं, तो फिर मेरा मेरा फ्लेक्सिबल स्केड्यूल होता है कि ज़्यादा बर्डन भी ना हो लेकिन काम भी पूरा हो जाए, ठीक है ना। तो आप थोड़ा टच में भी रहें, नॉलेज में भी रहें, तो आपको एक वीक का मजीद टाइम देंगे ताकि आप तमाम प्रेजेंटेशन को एक गो थ्रू करें, ठीक है। आपको एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में नोट्स भी मैं सेंड कर दूंगा, और फिर उसी में से आपका एग्जाम भी होगा, ठीक है जी। राइट सर। चलें, ग्रेट। तो और कोई आपका कमेंट या कोई क्वेश्चन, कोई भी किसी किस्म का कोई आपके माइंड में कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए मजीद, तो आप काइंडली मुझसे पूछ लें। अगर तो क्लियर हो गई हैं चीज़ें, देन जी जी जी, अब साहब पूछिएगा प्लीज। सर पीपीटी को थोड़ा सा और मजीद इलेबोरेट कर दें। समझ नहीं आई सही तरह से। अच्छा, पीपीटी के अंदर मेन पॉइंट्स को एलेबरेट आप कह रहे हैं कि उसको कर दिया जाए, उसके लिए ना जी मैं सर। पता क्या करूंगा, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा अलग से, ठीक है ना। पीपीटी तो इसी तरह शॉर्ट पॉइंट्स होते हैं ना, एलेबरेट तो जाहिर है जो प्रेजेंटर होता है उसने करना होता है। तो अगर पीपीटी को हम इतना डिटेल से लिखें ना, तो वो उसकी जो एक्चुअल पीपीटी की वो होती है ना, मतलब है कि उसका मकसद है वो खत्म हो जाता है। उसके लिए मैं आपको एक नोट्स बना के ना पीडीएफ फॉर्म में, वो आपको मैं सेंड कर दूंगा। बल्कि मेरे पास तो पूरी बुक पड़ी हुई है जो मैंने खुद राइट डाउन की हुई है, वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। मतलब जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उनसे रिलेटेड जितना भी टेक्स्ट है वो उसके अंदर मौजूद होगा। और दूसरी ये भी है कि देखें, आप खुद भी ब्रेनस्टॉर्म करें, जरूरी नहीं है कि मतलब जो मैंने प्रेजेंटेशन के अंदर वर्ड्स यूज किए हैं वो आप उन्हीं को एग्जैक्टली करें, आप मुझे कंसेप्ट क्लियर करें, जैसे आपने डिस्कशन में किया ना। अब जॉब सेफ्टी एनालिसिस की बात जब हम कर रहे हैं, तो कॉमन सी बात है कि मतलब यार उसको आपने पहले जॉब सेलेक्ट करनी है। अब जॉब सेलेक्ट करने का वर्ड कोई मैं इस तरह बोलेगा जी टू सेलेक्ट द जॉब, कोई कहेगा जी टू सेलेक्ट द टास्क। मेन मकसद क्या है कि उस पहला स्टेप आपने किस तरह करना है, ठीक है ना। दूसरा स्टेप उसको आपने जॉब को स्टेप्स में कन्वर्ट करना है। वर्ड आप अपने यूज कर लें, कोई इसमें इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। आपने इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन को डिफाइन करना है, तो आप उसको अपने अल्फाज में डिफाइन कर लें। बल्कि मैं जब आपको एग्जाम दूंगा तो उसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। आपने जो भी पॉइंट लिखना है अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक लिखना है, ठीक है ना। उसमें अगर फर्ज करें मैं आपसे पूछता हूँ जी कि आप ओशा का जो इंस्पेक्शन प्रोसीजर है उसके बारे में लिखें, तो आपने उधर अगर कॉपी पेस्ट किया तो वो मैं मेरे पास वो प्लेजरिज्म के सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, टर्निटिन मेरे पास मौजूद है, उसकी एक्सेस है मेरे पास, और भी हैं जो मैं चेक करता हूँ। सो कॉपी पेस्ट ना करें, कॉपी पेस्ट जो है वो फिर जीरो मार्क होगा, उसका कोई मार्किंग नहीं होगी। क्योंकि मुझे भी पता है कि सारा मटेरियल आपके एक्सेस में होता है, गूगल से आप हर चीज़ मिल जाती है, एआई के जरिए आप लिखवा लेते हैं, तो वो पर्पस फोत हो जाएगा। फिर आप, मैं थोड़ा सा आपको टास्क दूंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं दूंगा आपको, मतलब 3-4 सवाल होंगे, 4 सवाल मैक्सिमम, 5 होंगे मैक्सिमम, छोटे छोटे सवाल होंगे। लेकिन आप एक पैराग्राफ लिखें, खुद से लिखें, ठीक है ना। अपनी अंडरस्टैंड आप देख लें, नॉलेज आप बुक खोल के देख लें, गूगल सर्च में जाके देख लें,
लेकिन अल्फाज आप अपने यूज़ करें। लेकिन अगर आपने वही अल्फाज यूज़ किए जो कि गूगल में आपने सर्च किए हैं या प्रेजेंटेशन में लिखे हुए हैं, तो फिर वो आपकी अंडरस्टैंडिंग का मुझे आइडिया नहीं होगा। मैं तो फिर यही कहूँगा कि आपने कॉपी पेस्ट किया है, तो काइंडली आप कॉपी पेस्ट नहीं कीजिएगा। बहुत ज़्यादा बर्डन में नहीं आपके ऊपर डाला, मतलब बहुत हाई लेवल का टास्क नहीं मैंने आपको दिया, वो सिंपल सिंपल टास्क नहीं है। और जेन्युइनली आपसे करवाए हैं मैंने। पहले भी जो आपको मैंने क्विज दिया उसमें पहले मैंने आपको कोई हिंट तो नहीं दिए कि इस किस्म का क्विज होगा या ये, आपने खुद ही उसको अटेम्प्ट किया है, खुद ही आपने नॉलेज उसमें अपना इम्प्लीमेंट किया है, उसको अप्लाई किया है। अब ये दूसरा स्टेप इसी तरह आपने किया है ग्रुप डिस्कशन का, ठीक है ना। तो उसमें मैंने आपको जनरल टॉपिक बताए, आपने उसको रीड किया, अंडरस्टैंड किया और अपने अल्फाज में बयान किया ना। ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आप अपने कोई जरूरी नहीं है कि एक बंदा अगर एक चीज को एक एंगल से एक्सप्लेन कर रहा है तो दूसरा अगर दूसरे एंगल से एक्सप्लेन कर रहा है तो दोनों में से एक सही हो या एक गलत हो। दोनों सही हो सकते हैं। उसके अल्फाज के चुनाव मुख्तलिफ हो सकते हैं, आपके अल्फाज के चुनाव थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। बट मेन कंसेप्ट क्या है, मेरा गरज उसके साथ है कि आप कंसेप्ट क्लियर करें, ठीक है ना। कंसेप्ट क्लियर देन एवरीथिंग इज क्लियर। वर्डिंग का कोई इशू नहीं है, आप जिस हिसाब से आपको आसान लगे आप वर्ड अपने चॉइस करें, वोकेबलरी अपने हिसाब से चॉइस करें। मतलब दैट इज प्रोडक्टिविटी, दैट इज क्रिएटिविटी, ठीक है ना। लर्नर्स के लिए ये चीज़ बहुत जरूरी है। लर्नर्स के लिए रट्टा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। रट्टा जो है ना नुकसानदेह होता है, ये आपकी क्रिएटिविटी को रोक देता है, ब्लॉक कर देता है। मतलब आपकी सोचने की जो सलाहियत होती है ना, जिसमें आप ब्रेन स्टॉर्म करते हैं, अपने दिमाग को सोचते हैं, उससे उस सलाहियत को खत्म कर देता है ये रट्टा। तो रट्टा नहीं लगाना है आपने काइंडली। क्लियर है जी। सो gentlemen, thank you very much for your patience, your contribution, your participation. Very excellent. बहुत अच्छा ग्रुप रहा ये माशाल्लाह। और आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू पीपल विल परफॉर्म वेल इन योर प्रोफेशनल वर्क एक्टिविटीज। ये जो हमारी ट्रेनिंग का साथ था पिछले 7 दिन में बड़ा खुशगवार रहा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई किसी किस्म का ना खुशगवार वाकया नहीं हुआ, ठीक है ना। आपका तामन रहा मेरे साथ और मैंने भी पूरा जोर लगाया, पूरी कोशिश की अपनी कि आपको मैं मैक्सिमम नॉलेज दे सकूं, मैक्सिमम नॉलेज आपके अंदर इम्पार्ट कर सकूं, ताकि आप मतलब है कि लकीर के फकीर ना बने आप। मतलब वर्ड्स को गूगल में जाके सर्च ना करें, आपका आपका गूगल आपके ब्रेन में हो। आपको इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन का वर्ड आया, आपको फौरन पता हो यार इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन क्या चीज़ है यार। दिस इज ए प्रोसेस जिसमें जो है सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, साइट को विजिट करते हैं, उसको मतलब है कि आप सिक्योर करते हैं, विटनेसेस के इंटरव्यूज करते हैं। मतलब दिस शुड बी योर नॉर्मल रूटीन थिंकिंग, ठीक है जी। तो आप जॉब सेफ्टी एनालिसिस का वर्ड आए, आपको फौरन बताओ जॉब सेफ्टी एनालिसिस क्या चीज़ है। तो आई वॉन्ट दैट योर माइंड शुड बी गूगल, नॉट कि आप गूगल का सहारा लेने के लिए मतलब उसके लिए आप फौरन गूगल की तरफ जाएं और अपने जहन में कोई चीज़ आए तो गूगल को लिखें, गूगल मुझे बताओ यार। हाँ ठीक है, आपको अगर आप दिमाग पे जोर डाल रहे हैं फिर भी चीज़ समझ नहीं आ रही, आप उसका बिल्कुल लें, आप हेल्प लें, हेल्पिंग टूल है एक, आप उसको रिफ्रेश करें जरूर, मसला नहीं है। बट ये है कि पहली ट्राई आप खुद करें, ठीक है जी। सुनील मैम, थैंक यू वेरी मच। दूसरा मेरी आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आपने माशाल्लाह रिव्यूज लिखे हैं, जिन्होंने लिख दिए हैं बहुत थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने नहीं लिखे हैं वो भी काइंडली शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि 2 मार्क्स ग्रेस मार्क्स उसके होते हैं, ठीक है। और खासकर एलएमएस जो है आपके लिए उसके साथ ज़रूर कनेक्ट रहें, वो आपके लिए एक हेल्दी एक्टिविटी है। और अपने वहाँ पे रिव्यूज भी ऐड करें, अपने क्वेश्चन लिखें वहाँ पे फोरम के अंदर जाके। और अपनी कोई सजेशन है आपकी वो भी आप लिखें, कोई नेक्स्ट आप कोर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई टॉपिक आप मुझे बताना चाहते हैं। क्योंकि ये जो है ना ये मैं कर रहा हूँ शौक से, मतलब अपने बेसिकली वो मैंने जो ये जो मेरा प्लेटफॉर्म है सेफ सर्कल, ये भी मैंने एक डेटाबेस बनाई हुई है इंफॉर्मेशन की, नॉलेज की, ठीक है ना। क्योंकि मुझे शौक बहुत है इसका, इस हेल्थ एंड सेफ्टी की नॉलेज का या ट्रेनिंग का या लर्निंग करवाने का, ठीक है। तो इसमें मेरा कोई वो नहीं है, कोई किसी किस्म का वो कोई फाइनेंशियल इसमें कोई मुझे बेनिफिट नहीं है, नथिंग। बल्कि मैं ये जो वेबसाइटें मेंटेन करता हूँ इनकी मैं मंथली कॉस्ट पे करता हूँ, इसकी होस्टिंग की, उसकी डोमेन की, इसके अंदर जो डेवलपमेंट की बाकी चीज़ें होती हैं
उसकी मैं कॉस्ट अपनी जेब से पे करता हूँ, जस्ट टू गिव द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टू द पीपल, ठीक है ना। तो अब ये जो सेफ सर्कल ग्लोबल है, दैट इज फॉर द जनरल इंफॉर्मेशन, नॉलेज स्पेसिफिक टू हेल्थ एंड सेफ्टी। और आपका जो LMS है GSA वाला, उसमें आपका स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कोर्स मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल, ठीक है ना। तो आपको दोनों चीज़ों से फायदा मिलेगा। आप कोर्स मटेरियल को रिव्यू करना चाहते हैं, बजाय इसके कि आप व्हाट्सएप ढूंढते फिरें और देखें यार कहाँ पे कौन सा सेशन उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, तो आप जस्ट वेबसाइट पे जाएं, LMS खोलें, उस कोर्स पे जाएं, आप फॉरन मॉड्यूल नंबर देखें कौन सा मॉड्यूल है, इसका सेशन फ्लॉ मैंने देखना है, उसको क्लिक करें, आप स्पेसिफिक उसको जाके रिव्यू कर लें और रिफ्रेश कर लें। तो वो आपको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, ऑर्गेनाइज फॉर्म में कोर्स मटेरियल एक जगह पे मिल जाएगा, ठीक है ना। और फिर दूसरी उसकी आपके पास एक्सेस है, एनी टाइम आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और आपके पास रहेगा काफ़ी लॉन्ग टाइम भी, आप उसको रिव्यू कर सकते हैं, जिस तरह आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। बात तो होता है ना कि मतलब 2 हफ्ते गुजर गए हैं, 3 हफ्ते गुजर गए हैं, जब आप प्रैक्टिकली कोई चीज़ देख रहे हैं, कोई पॉइंट आपके जहन में आ गया जो कि आपने लर्न किया था मेरे से, और आपको इरिटेट कर रहे हैं, आपको कंफ्यूजन हो रही है, आप फौरन LMS खोलें, उसके अंदर फोरम के अंदर क्वेश्चन डालें, और फिर आप मतलब है कि भूल भी जाएंगे ना तो, लेकिन उसके अंदर पड़ा होगा ना क्वेश्चन, तो फिर मैं उसका रिस्पॉन्स करूंगा आपको इंशाल्लाह ताला, ठीक है जी। सो चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और मेरे लिए भी दुआ करें, आपके लिए मेरी बहुत विशेज़ हैं फ्यूचर के लिए। अल्लाह ताला आप लोगों को सबको अपनी अपनी जो आप जॉब्स हैं, जो फ्यूचर आपके प्लान्स हैं, उनके अंदर कामयाब करे, और आप एक अच्छे रिसोर्स बने अपने मुल्क के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और अपने लिए भी इंशाल्लाह, ठीक है। सो इफ देयर इज नो अदर क्वेश्चन देन वी लीव दिस सेशन, एंड इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो फिर किसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, और किसी नेक्स्ट कोर्स में अगर हमारा अल्लाह ताला ने कहीं आमना सामना करना हुआ तो ज़रूर हम मिलेंगे, ठीक है ना। मुझसे कोई गलती हुई हो, कोई मतलब हो जाती है ऊंच नीच, तो उसके लिए मैं आपसे माजरत भी चाहूँगा, ठीक है जी। सो शुड वी लीव नाउ, अभी हमें इसको क्लोज करना चाहिए, क्योंकि 4-5 मिनट है। अगर तो कोई आपने बात करनी है, कोई पॉइंट आपने रेज करना है, या कोई क्वेश्चन पूछना है, देन आई गिव यू ए चांस, अदरवाइज वी लीव इट। जी लीव करें या वेट करना है, आप बात करना चाहता है आप में से कोई? जी प्लीज। अच्छा, ऑलरेडी सिर्फ अबसार ही है। चलें अबसार, सो नाइस ऑफ यू, ग्रेटफुल, खुश रहे। अभी हम इसको क्लास को एंड करते हैं जी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।